चलो, तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करने वाले, तो आगे हम स्टडी करेंगे इम्पल्स के बारे में, और आगे और स्टडी करेंगे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ओके, यस और नो? आप रिस्पॉन्स करोगे तो चालू हो, ठीक है। ओके, चलो। तो आज का मेन टॉपिक है इम्पल्स और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अच्छे से आप यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। पूरे लेक्चर में जहाँ पे भी आपको डाउट रहे वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या तो माइक ऑन करके बोल सकते हो। चलो, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए जो नया टॉपिक है वो कौन है? इम्पल्स। यस और नो? आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। कहाँ पे आपको इम्पल्स देखने को मिलेगा? आपने पहले कभी स्टडी नहीं किया होगा इम्पल्स के बारे में। चलो, किसी को थोड़ा भी अगर अ, अंदाजा है कि सर इम्पल्स क्या होता है, ठीक है, या तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है, तो वो कमेंट के अंदर बता सकते हैं। किसी को पता है इम्पल्स के बारे में? यस और नो? ठीक है, तो अगर ओके, 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 चलो। तो इम्पल्स ना एक इफेक्ट है। इम्पल्स एक इफेक्ट है। कौन सी इफेक्ट है? ठीक है, तो मैं बोलूं कि इम्पल्स एक इफेक्ट है। कौन सी इफेक्ट है? व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, व्हेन a large amount of force act for small instant of time, ठीक है। एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जब काफी बड़ी फोर्स एक्सर्ट होगी, ठीक है, क्लियर, तो वो इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? यस और नो? ठीक है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो वो जो इफेक्ट होगी उनको हम क्या बोलेंगे? इम्पल्स बोलेंगे। और ये जो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा ना, यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इम्पल्सिव फोर्स बोलेंगे। क्लियर इतना? यस और नो? वो कौन सी फोर्स बनेगी? इम्पल्सिव फोर्स बनेगी, ठीक है। क्लियर? चलो, तो इम्पल्सिव फोर्स की कोई अलग से डेफिनेशन दे सकता है यहाँ पे, ऊपर की डेफिनेशन से ही, ठीक है। अब देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा तो उनकी मोमेंटम चेंज होगी कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर ये वाली डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। क्लियर? तो उनकी मोमेंटम भी चेंज हो रही है। तो जब भी ये लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक्सर्ट होगा तो उनके अंदर फाइनाइट चेंज मिलेगा मोमेंटम के अंदर। यस और नो? तो लार्ज फोर्स acting for for small time interval, ठीक है, and produced finite change in momentum, and produced finite change in momentum, finite change in momentum, ठीक है, इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। और अगर मैं सिंपल शॉर्ट टर्म में बोलूँ ना, कि वो वाली बड़ी वाली फोर्स जो इम्पल्स क्रिएट कर रही है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इम्पल्सिव फोर्स। यस और नो? क्लियर? चलो, तो ये इम्पल्सिव फोर्स कहाँ कहाँ पे एग्जर्ट होती है, ठीक है, कि इम्पल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसी कोई फंडा आप दिमाग के अंदर लगाओ कि जहाँ पे लार्ज फोर्स और टाइम इंटरवल उनका क्या हो? स्मॉल हो। ऐसी कौन सी फिनोमिनन है? कोई बोलेगा? यस और नो? हाँ, देखो वहां पे फोर्स कहाँ पे एग्जर्ट हो रही है तेरी? मैंने क्या बोला? फोर्स एग्जर्ट हो। अब देखो, मानो कि एक स्क्रू, अब देखो यहाँ पे ये मानो कि एक स्क्रू है, ठीक है। अब ये तो थ्रेड वाला है, ठीक है, तो इनको तो टर्न करके अंदर करते हैं।
मानो कि अगर अगर एकदम नेल की तरह ये फ्लैट हो यहाँ से एकदम फ्लैट, ठीक है, और मानो कि इसको टेबल के अंदर मुझे डालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हैमरिंग करते हो कि नहीं, यहाँ पे ऐसे, यस और नो? स्कूल में ये तो रोटेट वाली है, ठीक है, तो ये तो रोटेट होके जाएगी, लेकिन मानो कि अगर यहाँ से फ्लैट होगी नेल की तरह, तो आप उनके ऊपर हैमरिंग करते हो, तो जब भी यहाँ पे हैमरिंग होगा, तो जब भी हैमर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो वो मोमेंट के लिए इनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? यस और नो? तो वो इम्पल्सिव फोर्स है, ठीक है। अगर कोई बैट्समैन बॉल को हिट करे, ठीक है, मानो कि ये बैट है, ठीक है, और यहाँ से बॉल ऐसे आ रही है और इनको हिट करके ऐसे निकल जाएगी ना, यस और नो? हाँ कि ना? तो वो जो मोमेंट के लिए बैट बॉल को हिट करेगा, तो मतलब कि वहां पे बैट बॉल के ऊपर कौन सी फोर्स एक्सर्ट करेगा? इम्पल्सिव फोर्स, यस और नो? हाँ कि ना? चलो, एक मस्त एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, ये मुझे बोलना कि मानो कि ये आपका पैर है, ठीक है, ये मानो कि आपका पैर है, ठीक है, और मेरी गाड़ी का व्हील ना मैंने आपके पैर के ऊपर ऐसे रख दिया, यस और नो? मैंने मेरी गाड़ी आपके पैर के व्हील के ऊपर, सॉरी, मैंने मेरी गाड़ी का पार्किंग आपके पैर के ऊपर कर दिया, तो आपके पैर के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा कि नहीं? यस और नो? जितना टाइम आपका ड्यूरेशन होगा वो डिपेंड करेगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके पैर के ऊपर से ना ऐसे गाड़ी चल के निकल गई हाई स्पीड के अंदर, देखो हाई स्पीड के अंदर, ठीक है, तो स्पीड ज्यादा होगी तो मोमेंट के लिए आपके पैर के ऊपर से जाएगी कि नहीं? यस और नो? तो मोमेंट के लिए व्हील की वजह से आपके पैर के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होगा, वो कौन सा फोर्स होगा? इम्पल्सिव फोर्स होगा, यस और नो? ना? ठीक है? तो याद रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए फोर्स एग्जर्ट होती है, ठीक है, तो वो फोर्स आपकी इम्पल्सिव फोर्स होगी। इम्पल्सिव फोर्स की वजह से उनकी मोमेंटम के अंदर चेंज होगा, ठीक है। हाँ सर, ये पैर वाले केस में क्या होगा? पैर वाले केस में चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, जस्ट ये एक्सप्लेनेशन के लिए था। लेकिन देखो, जब भी बैट के साथ बॉल हिट अप करेगा, बॉल की डायरेक्शन बदल जाएगी, डायरेक्शन बदल गई मतलब उनकी मोमेंटम चेंज हो गई, यस और नो? यस और नो? जब भी नेल के ऊपर मैं हैमरिंग करूंगा, तो नेल अंदर की ओर जाएगी, ठीक है, नेल कहाँ पे जाएगी? अंदर की ओर, मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, उनकी मोशन होगी, तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, यस और नो? क्लियर इतना? हाँ कि ना? सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? चलो, तो ये जो इम्पल्स होगी उनकी सिंबल क्या होगी वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, इम्पल्स को ना हम कैपिटल जे से लिखेंगे, इम्पल्स को हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल जे से, यस और नो? ठीक है, जे इनका सिंबल होगा। और आपकी ये जो इम्पल्स है वो कौन सी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी है। वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? यस और नो? हाँ कि ना? इम्पल्स आपकी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक मिनट है, मैं पेन चेंज कर लूँ, ठीक है। इम्पल्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यस और नो? आके ना? चलो, तो इम्पल्स किसके बराबर होगा? तो देखो यहाँ पे इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो सर इम्पल्स किसके बराबर होगा? तो फोर्स, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन कौन सी? कि जो टाइम ड्यूरेशन के लिए उनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, यस और नो? आके ना? या तो फिर आगे जाके हम डिराइव करेंगे कि ये जो इम्पल्स होगा ना वो किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर, यस और नो? क्लियर? ये आगे जाके मैं दोनों डेरिवेशन आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, चेंज इन मोमेंटम वाला, ठीक है। यस और नो? आके ना? ठीक है। अब देखो कि सर आपने बोला ना इम्पल्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इम्पल्स की डायरेक्शन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फोर्स की डायरेक्शन में होगी, और यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में होगी? चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होगी, यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? ठीक है, तो डेरिवेशन देखते हैं, यहाँ पे इम्पल्स का डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन में देखो यहाँ पे, ये थोड़ा मैं सेट करूँ इसको, ओके।
डेरिवेशन में देखो यहाँ पे, मानो कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, तो मानो कि फोर्स किसके बराबर एग्जर्ट हो रहा है, एफ के बराबर, ठीक है। और उनका जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, टाइम इंस्टेंट है, ठीक है, तो टाइम किसके बराबर मैं कंसीडर करूँ, डी टी के बराबर। तो उनके ऊपर जो इम्पल्स होगी, उनके ऊपर जो इम्पल्स होगी वो ऐसे में लिख सकता हूँ, यस और नो। इम्पल्स देखो, स्मॉल इंटरवल के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ डी जे इम्पल्स, लेकिन उनका स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, ऊपर से देखो सर, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, तो एफ इंटू डी टी होगा कि नहीं, यस और नो। तो ये आपका क्या होगा, इम्पल्स का फॉर्मूला होगा, यस और नो। सर ये तो आपने स्मॉल इंस्टेंट के लिए, टाइम इंटरवल का भी आपने इंस्टेंट कंसीडर किया, उसके लिए निकाला आपने। मुझे मानो कि टोटल इंटरवल के लिए अगर इम्पल्स निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो टाइम इंटरवल ले लो आप। तो मानो कि टाइम इंटरवल कहाँ से होगा, T1 से लेके T2 तक, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे कि नहीं, यस और नो, वो टोटल इम्पल्स, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगा, टोटल इम्पल्स जे क्या होगी सर, इंटीग्रेशन ऑफ डी जे, और वो क्या होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, टाइम लिमिट होगी फ्रॉम T1 टू T2, यस और नो। अब आप बोलोगे कि सर T1 से T2 मतलब ये तो टाइम इंटरवल बन गया, तो ये जो टाइम इंटरवल बनेगा वहां पे सेम फोर्स थोड़ी एग्जर्ट होगा, कि जो मोमेंट पे बॉल स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और जो मोमेंट पे बॉल यहाँ से दूर जा रहा है, तो वो मोमेंट भले भी आपका एकदम मैं 10⁻³ का कंसिडर करूँ या तो उनसे भी कम कंसिडर करूँ, लेकिन फोर्स की इफेक्ट तो अलग अलग होगी कि नहीं वहां पे, ठीक है। तो मैं वो वाले केस में क्या बोलूंगा, कि वहां पे हम कौन सा फोर्स कंसिडर करेंगे, एवरेज फोर्स कंसिडर कर लेंगे, यस और नो। दोनों टाइम इंटरवल के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होती थी, उसको हमें क्या कंसिडर कर लें, एवरेज फोर्स। तो ये एफ क्या बन जाएगा, एवरेज फोर्स बन जाएगा, समझ में आ कि नहीं, यस और नो। ठीक है, चलो, तो ये क्या मिलेगा सर, ए एवरेज फोर्स एफ, और ये क्या होगा, इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 डी टी, क्लियर इतना, हाँ कि ना, यस और नो। चलो, ये क्या होगा सर, एफ एवरेज, ये इनका इंटीग्रेशन होगा सर टी, और इनकी लोअर लिमिट है T1, और अपर लिमिट किसके बराबर है, T2 के बराबर। तो ये क्या होगा सर, एफ एवरेज, ये क्या बनेगा सर, T2, सॉरी इंटू T2 माइनस T1, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या बनेगा सर, एफ एवरेज, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ कि नहीं, और ये डेल्टा टी कोई नहीं है, किसकी जगह पे मैंने लिखा, T2 माइनस T1 की जगह पे, समझ में आ कि नहीं, यस और नो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इम्पल्स की डायरेक्शन होगी, वो इम्पल्स की डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी सर, फोर्स की डायरेक्शन में होगी, बाय दिस फार्मूला, ठीक है। और आगे जाके हम प्रूव करेंगे कि जब चेंज इन मोमेंटम वाला फंडा यूज करूंगा मैं, ठीक है, तो वहां पे आपकी जो इम्पल्स की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में। वैसे भी याद है ना आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यस और नो, ठीक है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन और चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या रहती है, सेम रहती है, क्लियर इतना सब लोगों को, यस और नो। ओके, चलो, तो यहाँ पे ना एक मुझे सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया, तो यहाँ से थोड़ा मैं उनका यूनिट वगैरह निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इम्पल्स यूनिट ऑफ इम्पल्स, ठीक है, फिर निकालेंगे उनका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉर इम्पल्स। चलो, यूनिट कौन बोलेगा, यूनिट कौन बोलेगा, इम्पल्स का यूनिट क्या, हाँ देखो, तो ये फॉर्मूला से आप ऐसे बोल सकते हो ना, एक कौन है सर फोर्स, और एक कौन है टाइम इंटरवल है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, न्यूटन इंटू सेकेंड, यस और नो।
और आपके पास ये भी पता है आपको सर एफ इज इक्वल टू तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो न्यूटन की जगह पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा, केजी मीटर, यस और नो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं, यस और नो, और इनटू सेकेंड पर सेकेंड बन जाएगा कि नहीं, यस और नो। समझ में आना, एक सेकेंड सेकेंड कैंसिल होगा, तो ये आपका कौन सा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट होगा, ठीक है। और इनको मैं डाइन इंटू सेकेंड भी सीजीएस यूनिट बोल सकता हूँ, ये अपना एमकेएस सिस्टम का यूनिट है, ऐसा यूनिट है। चलो बात करते हैं इनके डायमेंशनल फार्मूला की, ठीक है। तो देखो सर, फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m1 L1 T -2। कौन बोला ये वन, ओके फाइनल वाला, ठीक है। और ये जिसको सेकंड का लिखना है वो क्या लिखेगा, T1 लिखेगा, ठीक है। सो इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, m1 L1 T -2 + 1 ऐसे होगा कि नहीं, यस और नो। तो मुझे ये क्या मिलेगा, m1 L1 T -1, यस और नो, ठीक है क्लियर। तो ये आपको डायमेंशनल फार्मूला मिल गया इम्पल्स के लिए, क्लियर। तो देखो मैंने आपको बोला था ना सेकेंड यूनिट के अंदर कि जैसे ही आप आगे स्टडी करोगे ना, तो वैसे ही नई नई क्वांटिटी आप स्टडी करते जाओगे और उनका डायमेंशनल फार्मूला हम निकालते जाएंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा नई क्वांटिटी कहाँ पे आएगी पता है, सेकेंड पार्ट के अंदर, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज होगी उनकी, ठीक है, हीट रिलेटेड होगी, स्ट्रेस स्ट्रेन सब वहाँ पे स्टडी करेंगे। तो काफी सारी नई फिजिकल प्रॉपर्टी आप वहाँ पे स्टडी करोगे। यहाँ तक इतना क्लियर, यस और नो। तो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर कैसे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। चलो, तो आपको ये रिलेशन पता है ना, और ये जो हम स्टडी करें ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। उसको हमने क्या नाम दिया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं खास, कि आपका जो डिलीटेड सिलेबस है ना वो भी मैं कवर अप करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये अपने सिलेबस से डिलीटेड है तो ये नहीं करना है, यहाँ पे सब डिस्कशन होगा, ठीक है क्लियर। आगे ना, भले भले 2 वीक लेट कंप्लीट हो अपना, लेकिन हमें सब स्टडी करना है, ठीक है। चलो, तो फोर्स एफ किसके बराबर होगा सर, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन डीपी डिवाइड बाय डीटी के बराबर, यस और नो। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन एफ, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यस और नो, हाँ कि ना। चलो, अगर मैं इनका टाइम इंटरवल t1 इज इक्वल टू 0 कंसीडर करूँ और सेकेंड टाइम इंटरवल में t2 इज इक्वल टू t कंसीडर करूँ, तो देखो ये इनिशियल इंटरवल 0 से स्टार्ट होके t तक जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनका इंटीग्रेशन आगे जाके करूंगा तो वो t1 t2 था ना, यहाँ पे देखो ये t1 t2 था ना, वो क्या बन जाएगा, 0 से t बन जाएगा, यस और नो, क्लियर, ठीक है। और ये जब t1 0 टाइम है, ठीक है, तो मानो कि वहां पे मोमेंटम उसकी किसके बराबर है, p1 के बराबर, और ये t टाइम पे मोमेंटम क्या बनेगी, p2 के बराबर। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इनका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी होगा। और सर डेल्टा पी क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम P2 - P1 के बराबर होगा ना, क्योंकि मोमेंटम P1 से कितनी बन जाती है, P2, कितने इंटरवल में, टी टाइम के इंटरवल में, यस और नो, हाँ कि ना। चलो, तो ये देखो ये वाले इक्वेशन के अंदर थोड़ी मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये dt को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करूँ तो ये क्या बनेगा, f इंटू डी टी बनेगा, और ये क्या होगा, dp के बराबर, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। चलो, अब इनको दोनों साइड ना मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है क्लियर। तो दोनों साइड अगर मैं इनको इंटीग्रेट करूँ तो आप मुझे आंसर देना, सर ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होगा, और ये देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डी पी होगा। आपको याद है ना जब भी हमने ये डेरिवेशन किया था,
इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, तो एक साइड पे वेलोसिटी रहती थी और एक साइड पे मानो कि टाइम इंटरवल था, तो जिसके साथ में इंटीग्रेशन है उसके रेफरेंस में लिमिट लगेगी। तो यहाँ पे देखो टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से t तक, यस और नो, हाँ कि ना। ठीक है, और यहाँ पे मोमेंटम के लिए तो मोमेंटम कौन सी होगी सर, P1 से लेके P2 तक की। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, P1 से लेके P2। अगर आप वेक्टर में रखोगे तो वेक्टर में रखो, वरना फिर स्केलर में रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सर, ये फोर्स तो अपनी ना, ये 0 to इंटीग्रेशन ऑफ टी एफ डी टी क्या बन गई सर, 0 to ये कहाँ गया, ए रहा। ठीक है, ये देखो ये इम्पल्स का फॉर्मूला बन गया कि नहीं, इंटरवल इनिशियल से लेके फाइनल तक, तो ये क्या बन गई अपनी इम्पल्स बन गई कि नहीं, यस और नो। यहाँ पे इंटरवल T1 था और यहाँ पे T2 है, लेकिन यहाँ पे अपना जो टाइम इंटरवल है वो 0 से लेके T है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये तो इम्पल्स बन गई, और इनका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, P के बराबर, और लिमिट देखो तो कौन सी रहेगी, P1, और यहाँ पे क्या रहेगी, P2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे सर, तो आपको ये क्या मिला, P2 माइनस P1 मिला। और ये P2 माइनस P1 मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ये तू तू जब भी बोल रहा है ना स्पर्श या जेनिल जो भी है, काफी दूर से, हाँ तेरी आवाज दब रही है। ठीक है, तो ये जो, ठीक है, चलो, तो ये जे किसके बराबर होगा, डेल्टा पी के बराबर, समझ में आ कि नहीं, यस और नो। मैं इम्पल्स को ऐसे भी बोल सकता हूँ, टोटल चेंज इन मोमेंटम, यस और नो, चेंज इन मोमेंटम, यस और नो, क्लियर। तो इम्पल्स किसके बराबर मिलेगी, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अब देखो कि सर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपका जो फोर्स है, जैसे आपने बोला ना कि आपने यहाँ पे एवरेज कंसीडर किया, अभी एवरेज कब कंसीडर करना पड़ेगा, जब मानो कि जो भी टाइम का इंस्टेंट है उनके साथ फोर्स का वेरिएशन हो, ठीक है, क्लियर। तो अगर वो एवरेज आपने निकाली है, ठीक है, तो उनके लिए कोई चेंज भी तो होगा, तभी आपने एवरेज निकाली होगी ना। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो, तो यहाँ पे ना मैं इम्पल्स की ग्राफिकल मेथड से आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ, जैसे आपने पहले भी किया था, ग्राफ के नीचे का एरिया आपने निकाल के डिस्प्लेसमेंट वगैरह किया था डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड, इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ओके, यस और नो, ओके। चलो, तो इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड, तो मानो कि वाई एक्सिस पे मैं फोर्स रिप्रेजेंट करूं और एक्स एक्सिस पे क्या है आपका टाइम पीरियड, ठीक है, तो ये फोर्स, और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम पीरियड। तो मानो कि मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट की फोर्स ना स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एग्जर्ट हो रही है, मानो ये T1 टाइम इंस्टेंट है और ये T2, तो T1 और T2 टाइम के बीच में एक छोटी सी फोर्स इनके ऊपर, सॉरी, T1 T2 टाइम के बीच में, स्मॉल टाइम इंटरवल के बीच में, इन दोनों, ये दोनों इंटरवल के बीच में यहाँ पे एक फोर्स ए वाले मैग्नीट्यूड की एग्जर्ट हो रही है, ध्यान से देखो, ये T1 पे यहाँ से लेके, ध्यान से देखो, ये T1 से लेके T2 तक एक फोर्स एग्जर्ट हो रही है, ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। ये T1 कौन सा पॉइंट है अपना, T2 यहाँ पे कंसिडर करो, ठीक है, तो ये फोर्स एग्जर्ट हो रही है, तो इम्पल्स क्या होगा, तो सर आपका फॉर्मूला था ना, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। अब देखो सर, डेल्टा टी तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है, और फोर्स का वैल्यू तो यहाँ से निकालोगे ना आप, ठीक है, तो फोर्स की ये जो भी कैलकुलेशन होगी वो फोर्स की वैल्यू मिलेगी, मतलब देखो ए इंटू ए वाला, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होगा, ध्यान से देख के मुझे बोलना कि ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होगा वो मेरा इम्पल्स बन जाएगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। रेक्टेंगल की अगर एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा,
ऐसे ही ये पूरे फोर्स के नीचे, फोर्स की जो ग्राफ है उनके नीचे का जो भी एरिया होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, इम्पल्स बन जाएगा। ठीक है, अगर ये डेल्टा टी होगा तो इम्पल्स क्या होगा, एफ इंटू डेल्टा टी, तो वो कोई नहीं, ये वाले पोर्शन का एरिया होगा। यस और नो, क्लियर। तो ये कब हो सकता है सर, आपने जब बोला ना ये फोर्स ये वाली एग्जर्ट हो, तो सर ये देखो T1 पे जो फोर्स की वैल्यू थी वही वैल्यू T2 पे और बीच में भी वही है, तो ये कौन सी फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। यस और नो, क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो फिर सेकेंड केस में लेता हूँ कि जहाँ पे आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो वो कौन सी फोर्स कहलाएगी, वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स होगी वो। ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स में पहले तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देख लो कि मानो कि ये आपकी फोर्स है वाई एक्सेस पे और ए एक्स एक्सेस पे आपका टाइम इंस्टेंट टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम और यहाँ पे क्या होगी आपकी फोर्स। तो देखो, मानो कि एक इंटरवल में इंस्टेंट कंसीडर करूँ T1 और सेकेंड इंस्टेंट में कंसीडर करूँ T2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आप आंसर देना कि यहाँ पे वेरिएबल फोर्स होगी तो क्या उनकी वैल्यू विथ टाइम पीरियड चेंज होगी कि नहीं, यस और नो, होगी ना। ठीक है, यस और नो, ठीक है। तो अभी किसका रिक्वेस्ट आया नोट्स के लिए, ठीक है। चलो, तो मानो कि इनिशियली इनकी वैल्यू स्मॉल है और फिर ऐसे बड़ी वैल्यू बनी और फिर से स्मॉल बन गई। ठीक है, ऐसे कोई फोर्स इनके ऊपर एग्जर्ट हो रहा है। देखो टाइम इंटरवल काफी स्मॉल है, टाइम इंटरवल काफी स्मॉल है, लेकिन ये फोर्स की वैल्यू ना इनके ऊपर चेंज हो रही है ऐसे। ठीक है, तो सर यहाँ पे इम्पल्स कैसे निकालोगे, तो आपका जो इम्पल्स का फॉर्मूला था ना, इंटीग्रेशन फोर्स dt, तो ये आपकी एवरेज फोर्स होगी और टाइम इंटरवल ले लो यहाँ से T1 से लेके T2। ठीक है, तो ए बी देखो, ए बी क्या मिलेगा आपको, ये ग्राफ के नीचे का एरिया होगा ना, ये वाला एरिया। ठीक है, वो आपको इम्पल्स देगा, समझ में आ कि नहीं, यस और नो। ठीक है, तो इतने ग्राफ का एरिया जो भी होगा ना, ठीक है, तो वो आपको इम्पल्स देगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एरिया बिलो, एरिया बिलो फोर्स टाइम ग्राफ, yes or no, force time graph gives us impulse, yes or no, ठीक है, क्या देगा, इम्पल्स देगा। ठीक है, चलो, तो अब देखो डे टू डे लाइफ के अंदर काफी सारे केसेस है जहाँ पे एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए इतनी लार्ज फोर्स एग्जर्ट होती है। ठीक है, तो कहीं पे हम अपनी एप्लीकेशन के लिए एग्जर्ट करते हैं और कहीं पे एक्सीडेंटली एग्जर्ट होती है जो अनवांटेड है। ठीक है, तो आपने कभी देखा है कि ये रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे होगी, दो तीन एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में बता दिए आपको, यस और नो। कोई और एग्जाम्पल शेयर करेगा मेरे से, ओके, यस और नो। चलो, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अनवांटेड है ना, अनवांटेड है ना, तो वो वहां पे इम्पल्स को हमें कम करना है। ठीक है, तो इम्पल्स ना आपकी दो मेथड से कम हो सकती है, कैसे, कि सर एक तो फोर्स की वैल्यू को कम करके और सेकंड क्या, टाइम इंटरवल को आप चेंज करोगे, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है, क्लियर। तो आप याद रखना कि आपको अगर इम्पल्स को कम करना है, ठीक है, तो कई केसेस ऐसे बनेंगे कि जहां पे आप इम्पल्स को कम कैसे करोगे। चलो, ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर एक तो फोर्स की वैल्यू में कम करूं या तो टाइम इंटरवल को चेंज करूं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो नेल है, ठीक है, मानो कि ये नेल है यहाँ पे, ठीक है, इनके ऊपर ये सडनली मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, क्लियर, और मैं बोलूँ ऐसे धीरे धीरे, मतलब कि धीरे धीरे फोर्स अप्लाई होगा, मतलब टाइम इंटरवल अगर ज्यादा होगा ना, तो ये जो इम्पल्सिव फोर्स है ना उनकी असर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अगर टाइम इंटरवल ज्यादा बनेगा, टाइम इंटरवल ज्यादा बनेगा तो
इम्पल्सिव फोर्स की असर क्या होगी, कम होगी। तो ओवरऑल आपका जो इम्पल्स होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड होगा। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। तो अगर अगर मैं टाइम को ज्यादा करूँ, ठीक है, तो इम्पल्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर बैट्समैन धीरे से बॉल को हिट करे, ठीक है, तो उनकी जो फोर्स एग्जर्ट होगी ना वो स्मॉल बन जाएगी। यस और नो। कभी कभी करते हैं ना वो हल्के हाथ से खाली बॉल को खाली प्लेट करते हैं हल्के हाथ से। यस और नो। ठीक है, तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम वहां पे देते, क्लियर। तो वहां पे और देखो सबसे बड़ी बात कि आपने कभी देखा है फील्डर की जब भी कैच करेगा बॉल को, तो वो अपने हाथ को बॉल के साथ ऐसे नीचे लेके जाता है। यस और नो, हाँ कि ना। जब भी बॉल हाथ के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो वो बॉल के साथ अपने हाथ को ऐसे नीचे लेके जाएगा कि नहीं। ठीक है, अभी देखो कि यहाँ से ऊपर से ऐसे बॉल आ रहा है, ठीक है, और वो अपने हाथ को ऐसे नीचे लेके जाएगा ना, तो यहाँ पे उनको टाइम पीरियड ज्यादा मिल जाएगा। और वो टाइम पीरियड के अंदर ये जो बॉल का फोर्स उनके हाथ के ऊपर लगने वाला था उनका असर वो क्या करेगा, कम करेगा। तो वहां पे इम्पल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये देखो ये स्पंज बॉल है, ठीक है, ये स्पंज बॉल है। ठीक है, अब देखो कि मानो कि ऐसे ही, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इनके ऊपर आप ऐसे फोर्स जोर से अप्लाई करोगे, ठीक है, मानो कि ग्लास ग्लास का कोई बॉल होगा, ऐसे उनके ऊपर हैमरिंग करोगे वो ब्रेक होगा। लेकिन इनके ऊपर अगर मैं सही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करूँ फिर भी कम नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर रिएक्शन टाइम ज्यादा बन जाएगा। कि जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे ये स्पंज बॉल है वो अपने आप को कॉम्प्रेस कर लेगा। ठीक है, कंप्रेस करेगा तो टाइम पीरियड ज्यादा बन जाएगा। और टाइम पीरियड ज्यादा बनेगी तो इम्पल्सिव फोर्स का असर क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। यस और नो, हाँ कि ना। अब देखो एक और दूसरी बात कि मानो कि कोई ना फिफ्थ फ्लोर की बिल्डिंग से, कोई फिफ्थ फ्लोर से जंप कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर, और ये जो ग्राउंड है ना वो सीमेंटेड है। सीमेंटेड है, कैसी है, सीमेंटेड मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग पक्की वाली है। तो जब भी ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और मानो कि इनका सर यहाँ पे स्ट्राइक करे ग्राउंड के साथ, तो वो फट जाएगा कि नहीं, यस और नो, आगे ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे आप बोल सकते हो ना एक्शन रिएक्शन, हाँ मैं वैसे भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी बोलूँ ना ऐसे कि जब भी इनका सर है, ठीक है, वो जब भी ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा तो मोमेंट के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट होती है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एक्शन रिएक्शन भी हो गया देखो यहाँ पे साथ में आपका। ठीक है, तो वो इम्पल्स की वजह से उनका सर फट जाएगा। लेकिन मानो कि सेम वही हाइट से वही बिल्डिंग है, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे ना ऐसे सेंट का हिप पूरा बना के रखा है, ठीक है, एकदम सॉफ्ट है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे जाए, और जब इनका सर यहाँ पे जाएगा तो ये मिट्टी के अंदर जाएगा कि नहीं, यस और नो। यहाँ पे जो सेंट होगी वो डिप्रेस्ड हो जाएगी। अगर सेंट आपकी डिप्रेस्ड हो रही है तो मतलब कि वहां पे टाइम पीरियड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और ये जो इनकी इम्पल्सिव फोर्स थी वो क्या बन जाएगी, कम बन जाएगी। इम्पल्सिव फोर्स कम बन जाएगी तो इम्पल्स कम हो जाएगा। यस और नो। चलो, ये आपने जिम के अंदर देखा है, जिम के अंदर क्या करते हैं वो लोग, नीचे रबर की मैट रखते हैं कि नहीं, यस और नो, आगे ना। नीचे रबर की मैट क्यों होती है, रबर की मैट क्यों रख, हाँ, इम्पल्सिव फोर्स आपका कम हो, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स आपकी कम हो। हाँ, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स कम कैसे होगी कि सर अगर कोई डंबल से फ्लोर के ऊपर रखेगा और गलती से गिर गया मानो कि डंबल्स, तो अगर सीमेंटेड फ्लोर होगा ना तो फ्लोर को तोड़ देगा। लेकिन अगर रबर मैट है तो वो रबर मैट क्या करेगी, डिप्रेस करेगी तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा वहां पे। और ये आपकी जो इम्पल्सिव फोर्स होगी उनको क्या कर लेगी, वो कम कर लेगी। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। तो इम्पल्स रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं यहाँ पे, देखो तो ये, ठीक है,
तो देखो, a batsman hits back a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट में स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लो, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो सबको दिख जाए। क्लियर? तो देखो, बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ अ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। मतलब जितनी स्पीड से बॉल आया उतनी ही स्पीड से बॉल रिटर्न जा रहा है, ठीक है, यस और नो? ठीक है, सेम स्पीड से, यस और नो? तो पहले बॉलर टू बैट्समैन बॉल आ रहा है, ठीक है, आफ्टर हिटिंग द बॉल बॉल जाएगा बैट्समैन टू बॉलर की ओर, यस और नो? ठीक है। Mass of ball is given, if the mass of ball is given 0.15 kg, mass of ball कितना given है? 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball, ठीक है, कि बैट ने बॉल के ऊपर कितना इम्पल्स एक्सर्ट किया होगा वो फाइंड आउट करना है, यस और नो? समझ में आया कि नहीं? चलो, मानो कि यहाँ पे बैट्समैन ना बैट लेके ऐसे खड़ा है, ठीक है, क्लियर, और यहाँ से बॉल आ रहा है, ऐसे बॉल यहाँ पे ऐसे आया, बॉल ऐसे आया, ऐसे जाएगा सेम ऑपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है, क्लियर, 180 डिग्री से, क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या 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 गिवन है आपको? सर मास गिवन है बॉल का 0.15 kg, ओके, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। बॉल की जो स्पीड, जो बॉल जो स्पीड से आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, वही स्पीड से वो वापस जा रहा है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन करके दिया कि जो स्पीड से बॉल आया वही स्पीड से बॉल आपकी वापस जा रही है, ठीक है। तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 12 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखो, एक डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव होगी, दूसरी क्या होगी? नेगेटिव होगी, यस और नो? हाँ कि ना? ठीक है, क्लियर। मैं देखो बैट्समैन की ओर जो बॉल आ रहा है, अगर उनको पॉजिटिव कंसीडर करूं तो ये वेलोसिटी क्या कंसीडर होगी? नेगेटिव कंसीडर होगी, क्योंकि उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यस और नो? चलो, तो सर इम्पल्स कैसे निकालेंगे हम? हमें तो पहले आगे जाके फिर क्या निकालना है? इम्पल्स निकालना है, ठीक है। तो इम्पल्स किसके बराबर होता है? तो अपने पास ना दो फार्मूला है। इम्पल्स एक किसके बराबर होगा? एफ इंटू डेल्टा टी के बराबर होगा। और एक सेकेंड फॉर्मूला कौन सा है सर? इम्पल्स किसके बराबर होगा? डेल्टा पी के बराबर, यस और नो? डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। तो देखो, ये इनिशियल बॉल की मोमेंटम क्या होगी? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, यस और नो? यहाँ पे मोमेंटम क्या होगी? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी p2। तो चेंज इन मोमेंटम क्या बनेगी सर? चेंज इन मोमेंटम वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो p2 माइनस p1, तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू, यस और नो? ठीक है, चलो, तो मास कॉमन करोगे तो v माइनस यू, मास कितना गिवन है? 0.15, मास कितना गिवन है? 0.15, वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, सेम 12 12, लेकिन अगर इसको मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँ तो ये वाली नेगेटिव बनेगी, ठीक है, तो माइनस माइनस कितना होगा? 12, और ये माइनस 12, माइनस और ये 12, ठीक है। अगर प्लस कंसिडर करोगे, मानो कि यू को मैं नेगेटिव करूँ तो ये क्या होगा? 12 प्लस 12 बनेगा, यस और नो? हाँ कि ना? तो ये आंसर यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 0.15 इंटू -24, तो आंसर आपको कुछ मिलेगा -3.6 न्यूटन इंटू सेकेंड, यस और नो? ये आपकी इम्पल्स बनेगी, ठीक है, यस और नो? हाँ कि ना? अब देखो सर, ये इम्पल्स ना मुझे नेगेटिव मिला। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इनको माइनस कंसीडर करता ना, ये यू को मैं माइनस कंसीडर करता ना, तो इम्पल्स मुझे पॉजिटिव मिलता। अब देखो सिंपल है, इम्पल्स नेगेटिव मतलब क्या होगा कि जो डायरेक्शन है ना, उनसे कौन से डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यस और नो? इनिशियली ये वाली डायरेक्शन थी, तो उनसे कौन से डायरेक्शन में इम्पल्स एग्जर्ट होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। और आपका देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं कि J इज इक्वल टू, मानो कि आंसर तो मिल गया लेकिन माइनस एफ डेल्टा टी लिखूं, मतलब क्या होगा?
कि ये जो इम्पल्स की डायरेक्शन होगी ना वो फोर्स से कौन से डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस का मतलब समझ में आ कि नहीं, यस और नो? ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे इनके साथ में ही है। मैं जूम कर लेता हूँ, एक मिनट। चलो, a cricket ball of a mass of 150 gram, cricket ball of mass of 150 gram moving with a velocity of 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल स्पीड आपको गिवन है कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, इज ब्रॉट टू रेस्ट। अब देखो, मूविंग बॉल को आप रेस्ट पे लेके आ गए तो ये इनकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, 0 मीटर पर सेकेंड, by a player in 0.05 second. Calculate the impulse and average force exerted by the player। ठीक है, आपको इम्पल्स भी फाइंड आउट करनी है और एवरेज फोर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, चलो तो गिवन डेटा को नोट करेंगे हम पहले। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, ठीक है, बॉल की जो इनिशियल स्पीड गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, वो किसके बराबर गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं, 15 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से क्वेश्चन देखो, बॉल आप कहाँ पे लेके आ गए, रेस्ट पे लेके आ गए। तो बॉल आपकी अगर रेस्ट पे आ जाएगी तो उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और हाँ, ठीक है, और कितने टाइम इंटरवल के अंदर लेके आए सर, मानो कि टाइम इंटरवल टी या तो डेल्टा टी कंसीडर करूँ, तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.05 सेकेंड। सर क्वेश्चन में एक और भी हमें गिवन है, मास ऑफ बॉल गिवन है, कितना गिवन है, 150 ग्राम। ठीक है, चलो तो आपको तो पूरा एसआई सिस्टम के अंदर कैलकुलेशन करना है, यस और नो? तो जब भी एसआई सिस्टम के अंदर आप कैलकुलेशन करोगे तो कोई मुझे बोलेगा ये मास क्या बन जाएगा, 0.150 kg, यस और नो? बाकी सब तो मुझे एसआई में गिवन है। चलो, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है सर, यहाँ पे हमें इम्पल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, इम्पल्सिव फोर्स फाइंड आउट करना है, यस और नो? हाँ कि ना? तो जे भी फाइंड आउट करना है और ये एफ भी फाइंड आउट करना है। तो देखो, आपको जो गिवन डेटा है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मास, तो चेंज इन मोमेंटम वाला फंडा यूज करके मैं इम्पल्स निकाल सकता हूँ कि नहीं, यस और नो? तो देखो, इम्पल्स मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि नहीं, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यस और नो? ठीक है, तो एम वी माइनस यू। अब देखो, कोई भी एक डायरेक्शन के लिए आप करोगे, ठीक है, क्लियर, यस और नो? तो यहाँ पे देखो, अगर मानो कि बॉल की डायरेक्शन कोई होगी तो उनकी डायरेक्शन नेगेटिव कंसीडर होगी, लेकिन यहाँ पे तो देखो फाइनली कहाँ पे आ गया, बॉल आपका रेस्ट पे। ठीक है, तो मास कितना होगा, 0.150, फाइनल स्पीड क्या होगी, 0, इनिशियल कितनी गिवन है सर, 15, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 0.150 इंटू -15। सो आंसर कितना मिलेगा आपको, -2.25 न्यूटन इंटू सेकेंड। ये आपको क्या मिल जाएगा, इम्पल्स मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो आप, इम्पल्स का सिलेबस मुझे याद, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ है, हाँ भाई, आपके सिलेबस में आपके ये वाले टॉपिक खाली डिलीटेड है। ठीक है, फोर्स डिलीटेड है, इनर्शिया डिलीटेड है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, सॉरी इम्पल्स भी डिलीटेड है, इम्पल्स भी आपका डिलीटेड है। ठीक है, हाँ, ये हो जाता है रफ। ठीक है, इम्पल्स डिलीटेड है, लेकिन मैंने आपको पहले बोला ना हमें सब करना है। ठीक है, ओके, क्योंकि जे डबल ई नीट के सिलेबस के अंदर होगा तो आप क्या करोगे, और बोर्ड ने सर्कुलर क्या दिया है कि जो टॉपिक डिलीट,
ओके, नहीं, ठीक है, कि जो भी टॉपिक डिलीटेड है वो रिफर करने आपको, ठीक है, लेकिन वो पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अभी देखो कि बोर्ड वालों ने 12th का सिलेबस रिड्यूस कर दिया, ये सीबीएसई बोर्ड वालों ने, ठीक है, लेकिन जब भी गुड सेट की एग्जाम होगी तो उनके अंदर तो पूरा टॉपिक होगा सब, ठीक है, और गुजरात बोर्ड ने तो अभी डिलीटेड सिलेबस अनाउंस भी नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम वहीं पे होगी। तो जे डबल ई नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो देखो आपका नेक्स्ट ईयर का टारगेट होगा, तो ये आपको सब करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो इम्पल्स आपको मिल गया -2.25 सेकेंड। अब देखो सर, आपको यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स के बारे में भी पूछा है, ठीक है, तो देखो उनके लिए मैं कौन सा फंडा यूज करूँ, सेकेंड फॉर्मूला वाला, कि J इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी होगा। तो ये एफ आपकी कौन सी फोर्स होगी, इम्पल्सिव फोर्स। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इम्पल्सिव फोर्स किसके बराबर होगी, इम्पल्स डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है। तो इम्पल्स आपको, सर इम्पल्स मेरे पास है -2.25, और टाइम इंटरवल कितना है सर, 0.05, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो इम्पल्सिव फोर्स होगा, आओ एक मिनट, ये जो आपका इम्पल्सिव फोर्स होगा वो कितना मिलेगा आपको, -45 न्यूटन, यस और नो, समझ में आ कि नहीं, यस और नो, क्लियर। तो यहाँ तक सबको सब समझ में आ गया कि नहीं। तो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट लेक्चर से थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, भले डिलीटेड है हमें करना है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि आगे जाके उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ओके, यस और नो, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके, बाय।